Okay. So, hello everyone. Welcome to fifth lecture of Advanced Surveying, and we were discussing about the theodolite survey. And in today's class, I am going to start a new topic, that is measurement of horizontal angle. Measurement of horizontal angle. So, horizontal angle measure करने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या मेथड है, इसको हम लोग जो डिटेल में देखेंगे. बट हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए कौन कौन सा मेन पार्ट्स है थियोडोलाइट का जो यूज होगा, उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि पूरा ये जो प्रोसेस है उसमें 3-4 वर्ड ऐसा है जो आपका हमेशा क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, है ना. अब देखिए कौन कौन सा वर्ड रिपीट होगा. सबसे पहली बात, कैसे इसको मेजर करते हैं. तो हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्किल. इस पे मेजर करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल सर्किल पे मेजर करेंगे. इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्किल होगा, है ना. ये रहा आपका, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है ना. तो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में एक तो होता है मेन स्केल. इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऊपर और नीचे, जो नीचे होता है ये होता है मेन स्केल, होता है मेन स्केल. और ऊपर है, जो ऊपर है आपका दो वर्नियर स्केल होता है. ऊपर है जो दो आपका वर्नियर स्केल होता है. वर्नियर ए बोलते हैं और वर्नियर बी बोलते हैं, है ना. बी बोलते हैं, वर्नियर ए एंड वर्नियर बी बोलते हैं. मेन स्केल नीचे होता है ना. मेन स्केल क्या होता है, नीचे होता है. ठीक है. सो horizontal angles are measured on the horizontal circle of a theodolite by operating upper clamp, lower clamp, upper clamp, lower clamp, upper and lower tangent screw. टेंजेंट स्क्रू को स्लो मोशन स्क्रू भी बोला जाता है. टेंजेंट स्क्रू इज आल्सो नोन एज स्लो, also known as slow motion screw. स्लो मोशन स्क्रू, है ना. सो टेंजेंट स्क्रू को है जो क्या बोला जाता है, also known as slow motion screw. So horizontal angles are measured on the horizontal circle of a theodolite by operating the upper clamp, lower clamp, upper and lower tangent screw, upper and lower tangent screw. So ये 3-4 वर्ड है जो आपका पूरा प्रोसेस में क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, है ना. बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, है ना. अब देखिए यहाँ पर, देखिए इस फिगर में, देखिए ये सब है कहाँ पे आखिर. ये आपका जो 17 नंबर है, ये जो 17 नंबर है ये आपका अपर प्लेट है. यहाँ पर देखिए इस फिगर में पूरा फोकस यहाँ पे रखना है. ये जो 17 नंबर है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका अपर प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अपर प्लेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो 18 नंबर है ये आपका लोअर प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. लोअर प्लेट कहने का मतलब है कि लोअर प्लेट में क्या होगा, आपका मेन स्केल होगा. ये क्या होगा, मेन स्केल होगा. लोअर प्लेट में क्या होगा, मेन स्केल होगा. और अपर प्लेट में क्या होगा, वर्नियर. इसको वर्नियर प्लेट भी बोला जाता है, इसको वर्नियर प्लेट भी बोला जाता है. क्यों, क्योंकि इसमें वर्नियर स्केल होता है. वर्नियर प्लेट भी इसमें, है ना. वर्नियर प्लेट का आपको मैं बताया था कि जो लीस्ट काउंट होता है कितना होता है, 20 सेकेंड होता है. और इसका क्या होता है, 20 मिनट होता है ना. जो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना बताया था, 20 मिनट बताया था. ठीक है. तो ये आपका हो गया पार्ट्स. उसके बाद देखिए, उसके बाद और देखिए, अपर क्लैंप, लोअर क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू, ये कहाँ पे सिचुएटेड है. ये आपका लोअर जो प्लेट हो गया, 18 नंबर हो गया. उसके बाद है आपका 15. देखिए 15 रहा आपका अपर प्लेट स्क्रू. ये जो 15 नंबर है ये क्या है, अपर प्लेट स्क्रू है. अपर प्लेट स्क्रू, अपर प्लेट स्क्रू. उसके बाद जो 19 नंबर है ये आपका लोअर प्लेट स्क्रू है. ये सबका फंक्शन है अपना अपना. लोअर प्लेट स्क्रू सबको नहीं देखना है,
जो ज़्यादा यूज में आता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी पे हम लोग हाईलाइट करेंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप स्क्रू, अपर टेंजेंट स्क्रू और लोअर टेंजेंट स्क्रू का हम लोग बेसिकली है जो यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट में। ठीक है, अब देखिए जो टेंजेंट स्क्रू है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है आपको धीरे धीरे रोटेट करना, है ना। धीरे धीरे जब रोटेट करना हो इंस्ट्रूमेंट को, या तो वर्टिकल प्लेन में, या फिर आपको टेलीस्कोप को यदि रोटेट करना हो, टेलीस्कोप को यदि रोटेट करना हो आपका वर्टिकल प्लेन में, और इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करना हो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में धीरे धीरे, तो उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, आपका टेंजेंट स्क्रू है जो यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस होके आपको सुनना है। सो इफ बोथ द, अब कैसे है जो ये चारों स्क्रू है जो यूज होता है, कैसे उसका क्या फंक्शन है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। सो इफ बोथ द क्लैंप स्क्रू इज टाइट, बोथ द क्लैंप स्क्रू कहने का मतलब क्या है, मतलब अपर प्लेट स्क्रू और लोअर प्लेट स्क्रू, है ना। इफ बोथ द क्लैंप स्क्रू इज टाइट, यदि दोनों को आप टाइट कर देते हैं, देन द अपर प्लेट, लोअर प्लेट एंड द टेलीस्कोप आर फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू द लेवलिंग हेड एंड ट्राइपॉड, विद द लेवलिंग हेड एंड ट्राइपॉड, है ना। अब देखिए लेवलिंग हेड क्या है, लेवलिंग हेड देखिए, ये आपका लेवलिंग हेड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेवलिंग हेड, है ना। इसके नीचे होता है, इसको लेवलिंग हेड बोलते हैं। यहाँ पे ये आपका लेवलिंग हेड है, और इसके नीचे क्या आएगा, आपका ट्राइपॉड आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, ट्राइपॉड आएगा। सो इफ बोथ क्लैंप स्क्रू इज टाइटन, यदि दोनों को आप टाइट कर देते हैं, देन अपर प्लेट, लोअर प्लेट एंड द टेलीस्कोप आर फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू द लेवलिंग हेड एंड ट्राइपॉड, मतलब कहने का मतलब है कि अपर प्लेट, लोअर प्लेट यदि आप फिक्स कर दिए, है ना, तो आप फिक्स करने से क्या होगा, आपका बोथ क्लैंप स्क्रू यदि टाइट कर दिए हैं, मतलब लोअर क्लैंप स्क्रू और अपर क्लैंप स्क्रू दोनों को यदि टाइट कर दिए हैं, तो अपर प्लेट, लोअर प्लेट और टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ये टेलीस्कोप फिक्स हो जाएगा, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, नाउ इफ अपर क्लैंप इज टाइट, अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि अपर क्लैंप को टाइट रहने दीजिए, अपर क्लैंप को क्या करिए, टाइट ही रहने दीजिए, केयरफुली सुनना है। एंड लोअर क्लैंप इज लूज, लोअर क्लैंप को आप क्या करना है, लूज करना है, तो क्या होगा, अपर क्लैंप को टाइट करके रखिए और लोअर क्लैंप को क्या कीजिए, लूज कर दीजिए। इस केस में क्या होगा, देन टू प्लेट कैन नॉट मूव ईच अदर, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। देन टू प्लेट कैन नॉट मूव ईच अदर बट द टेलीस्कोप कैन स्विंग थ्रू 360 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं टेलीस्कोप को, इस तरह से आप मूव करा सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप मूव करा सकते हैं 360 डिग्री से, 360 डिग्री से इस तरह से मूव करा सकते हैं, है ना। लेकिन दोनों प्लेट है जो क्या होगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, दोनों प्लेट है जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट में नहीं करेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यदि आप लोअर क्लैंप को लूज करते हैं और अपर क्लैंप को टाइट रखते हैं, तो क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। देन टू प्लेट कैन नॉट मूव ईच अदर बट द टेलीस्कोप कैन स्विंग, टेलीस्कोप स्विंग कर सकता है ना। टेलीस्कोप है जो इस तरह से स्विंग कर सकता है 360 डिग्री से, इस तरह से स्विंग कर सकता है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, बट इन रिवर्स केस, बट इन रिवर्स केस का मतलब क्या हुआ छोटे लोग, बट इन रिवर्स केस, रिवर्स केस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं बता दूं, रिवर्स केस का मतलब हुआ कि अपर क्लैंप को लूज कर दीजिए और लोअर क्लैंप को टाइट कर दीजिए, है ना। इस पॉइंट का यदि रिवर्स केस बोला जाए तो क्या होगा, अपर क्लैंप को लूज कर दीजिए और लोअर क्लैंप को टाइट कर दीजिए। क्योंकि इस केस में क्या था, अपर टाइट था, लोअर लूज था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रिवर्स केस में अपर को लूज कर दीजिए और लोअर को टाइट कर दीजिए, तब क्या होगा, देन इन रिवर्स केस टेलीस्कोप स्टिल स्विंग 360 डिग्री, टेलीस्कोप अभी भी स्विंग करेगा चारों तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। एंड दिस टाइम द अपर प्लेट मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर प्लेट, यानी इस केस में क्या होगा, अपर प्लेट है जो विद रिस्पेक्ट टू लोअर प्लेट है जो क्या करेगा, इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा, और जब दो प्लेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी तो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट होगा, है ना। जब दो प्लेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब इस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल का आपका क्या होगा, मेजरमेंट होगा, है ना।
नाउ 10 हॉरिजॉन्टल एंगल इज मेजर्ड। अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल इस तरह से मेजर हो जाएगा, क्योंकि दो प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो क्या करेगा, वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा कि कितना है जो एंगल है जो मूव किया है कि नहीं। अब देखिए, ये तो जनरल मेथड था, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्क्रू का क्या फंक्शन है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर दोनों क्लैंप स्क्रू को यदि टाइट कर देते हैं तो लोअर प्लेट, अपर प्लेट और टेलीस्कोप तीनों फिक्स हो जाएगा, तीनों फिक्स हो जाएगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। यदि अपर क्लैंप को टाइट करते हैं, लोअर क्लैंप को लूज करते हैं, तो क्या होगा, सिर्फ टेलीस्कोप है जो क्या होगा 360 डिग्री से रोटेट करेगा इन द वर्टिकल प्लेन, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। और जबकि दोनों प्लेट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, इसका रिवर्स केस क्या है, यदि हम अपर क्लैंप को लूज करते हैं और लोअर क्लैंप को टाइट करते हैं तो इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा और टेलीस्कोप साथ ही साथ क्या होगा, 360 डिग्री से रोटेट कर सकता है। तो ये फंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है कि कैसे हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट होता है ना। अब देखिए, मेथड अवेलेबल टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए कौन कौन सा मेथड अवेलेबल है, ये मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, सो देखिए, अब देखिए कौन कौन सा मेथड है। फर्स्ट मेथड है जो जनरल मेथड है, ये क्या है, जनरल मेथड है ना। सेकंड है जो मेथड ऑफ रिपीटिशन है, एंड फोर्थ वन इज मेथड ऑफ रिएट्रेशन है, मेथड ऑफ रिएट्रेशन है। ठीक है, जनरल मेथड में क्या होगा ये हम लोग देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद मेथड ऑफ रिपीटिशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है थर्ड वाला, तो ये वाला हम नहीं पढ़ाएंगे, ये दोनों है जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, खास करके जो मेथड ऑफ रिपीटेशन है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा कंपटीशन के लिए और सेमेस्टर के लिए आपका यही इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ रिपीटेशन, है ना। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि जनरल मेथड, मेथड ऑफ रिपीटेशन, इस इन दोनों का यूज करके या फिर इन सब मेथड का यूज करके कैसे हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट है जो करते हैं थियोडोलाइट के हेल्प से। सो मेथड अवेलेबल फॉर हॉरिजॉन्टल एंगल कितना हो गया, 3 मेथड हो गया टोटल। फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज हॉरिजॉन्टल मेथड। जो पहला मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मेथड, सॉरी जनरल मेथड, है ना। फर्स्ट मेथड जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है, जनरल मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, जनरल मेथड, जनरल मेथड। अब जनरल मेथड में क्या क्या करते हैं, स्टेप्स टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल। देखिए, बेसिकली इसमें आपको स्टेप्स है जो याद रखना है एग्जाम में आपको लिखने के लिए। सपोज कीजिए कि हमें एंगल मेजर करना है कौन सा, ABC हमको एंगल मेजर करना है, दिस वन इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। हमें क्या मेजर करना है, एंगल ABC, ABC, ए वाला एंगल हमको मेजर करना है, मेजर करना है। इसके लिए क्या क्या करेंगे, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इसी को डील करता है जनरल मेथड, है ना। सो सेट अप द इंस्ट्रूमेंट ओवर बी एंड लेवल इट। सबसे पहला काम क्या है आपका, बी पे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देना। सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट काम है आपका बी पे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देना। यहाँ पे थियोडोलाइट को आपको सेट करना है ना। उसके बाद लेवल करना, सेट करने के बाद क्या करेंगे, लेवल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, लूज द अपर प्लेट स्क्रू। सबसे पहले क्या करेंगे, अपर प्लेट स्क्रू को लूज करेंगे, और अपर प्लेट स्क्रू को लूज करने से क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एंड टर्न द अपर प्लेट अंटिल जीरो ऑफ वर्नियर स्केल अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल। नाउ फिक्स द बोथ द प्लेट, है ना। जब हम अपर प्लेट स्क्रू को लूज कर दिए तो क्या हुआ, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। तब क्या हुआ, रिलेटिव मोशन है जो आपका स्टार्ट हो गया, है ना। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका रिलेटिव मोशन है जो स्टार्ट हो जाता है ना। और रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम मूव कर सकते हैं, और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का जीरो रीडिंग है जो कोइंसाइड नहीं कर जाए, दोनों का जो
जीरो रीडिंग कोइंसाइड नहीं कर जाए, क्योंकि एंगल हम मेजर करेंगे तो क्या होगा, किसी के रेफरेंस में मेजर करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को जीरो जो रीडिंग है वो दोनों को आपस में मैच कराना, वो दोनों को आपस में मैच कराना है ना, आपस में मैच कराना, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल। नाउ फिक्स द बोथ क्लैंप। आप क्या करते हैं, दोनों क्लैंप को फिक्स कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ यूज द अपर टेंजेंट स्क्रू टू मेक द टू जीरो एग्जैक्टली कोइंसिडेंट। देखिए स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे थे, हाथ से घुमा रहे थे, इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे थे, हाथ से घुमा रहे थे और वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जीरो को मैच कराने की कोशिश कर रहे थे, दोनों को मैच कराने की कोशिश कर रहे थे। सपोज कीजिए अंदर वर्नियर स्केल है और बाहर वाला क्या है, मेन स्केल है, मेन स्केल है। तो दोनों को जीरो को क्या कर रहे थे, मैच कराने की कोशिश कर रहे थे, किसके हेल्प से, हाथ के हेल्प से, है ना, हाथ से रोटेट कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट को और मैच कराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि हाथ से हम इंस्ट्रूमेंट को जब रोटेट करते हैं तो एग्जैक्टली मैच नहीं करता, कभी आगे हो जाएगा कभी पीछे हो जाएगा, है ना। बट हम चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली मैच कर जाए। तो एग्जैक्टली मैच करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को धीरे धीरे मूव करना होगा। क्या करना होगा, इंस्ट्रूमेंट को धीरे धीरे है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कराना होगा। अब इंस्ट्रूमेंट को धीरे धीरे मूव कराने के लिए एक यहाँ पे स्क्रू रहता है, वो कौन सा स्क्रू है, वो उसका नाम है टेंजेंट स्क्रू। क्या नाम है उसका, टेंजेंट स्क्रू। सो नाउ यूज अपर टेंजेंट स्क्रू टू मेक टू जीरो एग्जैक्टली कोइंसिडेंट। मतलब अपर टेंजेंट स्क्रू का हेल्प से हम क्या करेंगे, दोनों है जो एग्जैक्टली जीरो जीरो पे मैच कर जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखिए क्या करेंगे, नाउ लूज द अपर क्लैंप। अब क्या करेंगे, लूज द लोअर क्लैंप, लोअर क्लैंप को लूज कर दिए एंड डायरेक्ट द टेलीस्कोप टू साइट स्टेशन ए। उसके बाद क्या करेंगे, लोअर क्लैंप को लूज किए हैं। जब लोअर क्लैंप को लूज किए हैं तो आपको याद आना चाहिए कि जब हम लोअर क्लैंप को लूज करते हैं तो दो प्लेट के बीच में रिलेटिव मोशन तो नहीं होता, लेकिन टेलीस्कोप है जो 360 डिग्री से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे और किसके तरफ मोड़ देंगे, उसको हम ए की तरफ मोड़ देंगे। किसकी तरफ मोड़ देंगे, ए की तरफ उसको हम मोड़ देंगे। ए को हमें देखना है तो ए को साइड करना है। आफ्टर द अप्रोक्सीमेट बाइसेक्शन ऑफ स्टेशन ए टाइट द लोअर क्लैंप। अब अप्रोक्सीमेटली ए को बाइसेक्ट कर लेंगे, स्टेशन ए को क्या करेंगे, बी से अप्रोक्सीमेटली है जो बाइसेक्ट कर लेंगे। अगर एग्जैक्ट कोइंसिडेंट नहीं हुआ, मतलब एग्जैक्टली बी को बाइसेक्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फिर से टेंजेंट स्क्रू यूज करेंगे, है ना। लोअर क्लैंप को फिर से क्लैंप कर दिए, नाउ बाइसेक्ट स्टेशन ए एग्जैक्टली यूजिंग द लोअर टेंजेंट स्क्रू। लोअर टेंजेंट स्क्रू से क्या करेंगे, धीरे धीरे मूवमेंट होगा, टेलीस्कोप का धीरे धीरे मूवमेंट होगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका ए है जो एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करना है, नाउ अनक्लैंप द अपर प्लेट। अब मेन काम आया है। अब क्या करना है, एंगल मेजर तब तक नहीं होगा जब तक कि अपर क्लैंप को आप लूज नहीं करेंगे, है कि नहीं। जब तक हम अपर क्लैंप को लूज नहीं करेंगे तब तक दो प्लेट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, है ना। सो नाउ अनक्लैंप द अपर प्लेट। अनक्लैंप द अपर प्लेट मतलब क्या हुआ, लूज कर रहे हैं, अपर प्लेट को लूज कर रहे हैं। स्विंग द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज एंड बाइसेक्ट द स्टेशन सी। यहां से क्या किए, टेलीस्कोप को स्विंग कर दिया, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेशन सी को बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टेशन सी को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ टाइट द अपर क्लैंप। अपर क्लैंप को टाइट कर दीजिए एग्जैक्टली एंड टू एग्जैक्टली बाइसेक्ट स्टेशन सी विद द हेल्प ऑफ अपर टेंजेंट स्क्रू। अब क्या करेंगे, क्योंकि हाथ से मूव करा रहे थे तो है जो एग्जैक्ट बाइसेक्शन नहीं हो रहा था, तो एग्जैक्ट बाइसेक्ट करने के लिए सी को क्या करेंगे, अपर टेंजेंट स्क्रू का हेल्प लेंगे, है ना। क्योंकि उससे क्या होता है, स्लोली मूव होता है, इसीलिए उसको स्लो मोशन स्क्रू भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ नोट द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रीडिंग है जो नोट कर लेंगे। उसके बाद नाउ चेंज द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड रिपीट द स्टेप, है ना। अभी तक जो काम कर रहे थे फेस लेफ्ट में कर रहे थे, फेस लेफ्ट के लिए कर रहे थे, है ना, फेस लेफ्ट के लिए कर रहे थे। सेम प्रोसेस, सेम स्टेप किसके लिए करेंगे, राइट फेस के लिए करेंगे। सेम स्टेप किसके लिए करेंगे, नाउ चेंज द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड रिपीट द स्टेप। तो पहले फेस लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अब फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है आपको पता है। जब ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में वर्टिकल सर्किल होता है तो उसके फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, और जब राइट साइड में होता है तो फेस राइट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो सेम प्रोसेस हम किसको करेंगे, फेस राइट में करेंगे, फेस राइट में करेंगे, है ना, फेस राइट में करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे।
नाउ द एवरेज ऑफ टू वैल्यू गिव्स द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल एंगल एबीसी। क्या बात है। फिर क्या कर देंगे, फेस लेफ्ट और फेस राइट दोनों का क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे और वही जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एंगल एबीसी होगा, एंगल एबीसी होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत है जो सिंपल है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं क्या, ए हॉरिजॉन्टल एंगल इज मेजर्ड आइदर बाय मेथड ऑफ रिपीटिशन और बाय रेटरेशन। तो जनरल मेथड था, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा है मेथड ऑफ रिपीटिशन। ये सेकंड मेथड हो गया आपका क्या, मेथड ऑफ रिपीटिशन, एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, नॉट ओनली फॉर सेमेस्टर, इट इज आल्सो फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो थियोडोलाइट में है आपका यहाँ से आता है, मेथड ऑफ रिपीटिशन से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। और मेथड ऑफ रिपीटिशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। When the precision of measurement of horizontal angle is desired to be more than the least count of the instrument, repetition method is used, है ना। आपका माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा, सर मेथड ऑफ रिपीटिशन क्यों यूज करेंगे, है ना, क्या जनरल मेथड में कुछ प्रॉब्लम था। तो हाँ, जनरल मेथड में बहुत सारा एरर था, जनरल मेथड में क्या हो रहा था, एरर था बहुत सारा। अब क्या क्या एरर था धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, है ना। सेकेंड थिंग कि जो जनरल मेथड था उसमें हम, आपको याद है तो 20 सेकंड से कम एंगल को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कितना होता था, 20 सेकंड होता था, और मेन स्केल का क्या होता था, 20 मिनट होता था। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल मेथड में 20 सेकंड से छोटा एंगल यदि आ जाए तो उस एंगल को मेजर कर ही नहीं सकते हैं, उस एंगल को मेजर कर ही नहीं सकते हैं। अब उस एंगल से यदि छोटा एंगल मेजर करना हो, मतलब 20 सेकंड से भी कम वाला यदि एंगल को आप चाहते हैं मेजर करना, तो उसको कौन सा मेथड से हम करेंगे, उसको हम मेथड ऑफ रिपीटिशन से करेंगे। उसको हम किससे मेजर करेंगे, मेथड ऑफ रिपीटिशन से करेंगे। वो कैसे, कहता है व्हेन द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल इज मोर देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रिपीटिशन मेथड इज यूज्ड। यदि मोर प्रिसाइज चाहते हैं कि सपोज कीजिए कोई रीडिंग 5 सेकंड आ रहा है, आप उसको भी मेजर करना चाहते हैं तो क्या यूज करना पड़ेगा, मेथड ऑफ रिपीटिशन यूज करना पड़ेगा, है ना। जनरल मेथड से यूज नहीं हो पाएगा, इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कब यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन कब यूज करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यदि लिस्ट काउंट से ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए, यदि लिस्ट काउंट से ज्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए तो उस केस में कौन सा मेथड यूज करेंगे, उस केस में हम लोग है जो मेथड ऑफ रिपीटिशन है जो यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दिस मेथड जनरली 6 रिपीटेशन आर डन। कितना रिपीटेशन करते हैं, 3, 6। वो कैसे, 3 फेस लेफ्ट के साथ और 3 फेस राइट के साथ, है ना। 3 विद द टेलीस्कोप नॉर्मल एंड 3 विद द टेलीस्कोप इन्वर्टेड। टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता था, फेस लेफ्ट होता था, और टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या होता था, फेस राइट होता था, ठीक है। सो लेट अस सपोज वी हैव टू मेजर एंगल PQR। सपोज कीजिए कि हमें कौन सा एंगल मेजर करना है, PQR एंगल है जो मेजर करना है। दिस वन इज P, दिस वन इज Q एंड दिस वन इज R। सपोज कीजिए कि हमको कौन सा एंगल मेजर करना है, PQR एंगल को मेजर करना है, इस एंगल को मेजर करना है, PQR को, किसके हेल्प से, मेथड ऑफ रिपीटिशन के हेल्प से। सो लेट अस सपोज वी हैव टू मेजर एंगल PQR। हमें एंगल PQR मेजर करना है, क्या क्या स्टेप्स होगा, दैट वन इज मोर इंपॉर्टेंट। सो सेट द इंस्ट्रूमेंट एट Q। सबसे पहले क्या करेंगे, Q पे इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे। यहाँ पे आपको थियोडोलाइट को सेट करना होगा। उसके बाद लेवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अपर क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू। दोनों के हेल्प से क्या कर लेंगे, आप लेवल कर लेंगे। सेट 0 डिग्री रीडिंग ऑन वर्नियर A, नोट द रीडिंग ऑफ वर्नियर B, है ना। 2 टाइप का वर्नियर होता है, वर्नियर A और वर्नियर B। वो कैसे, देखिए इस टाइप से होता है। आधा पे क्या होगा, इस तरह से, इधर वर्नियर A होगा और इधर वर्नियर B होगा, है ना। ये होगा आपका वर्नियर B और ये होगा वर्नियर A। और ये किसके ऊपर होगा, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल के ऊपर होगा, मतलब मेन स्केल के ऊपर होगा, ये मेन स्केल के ऊपर होगा, ठीक है। दोनों को जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होगा। वर्नियर A और वर्नियर B का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा हमेशा, ठीक है। सो डिग्री क्या किए, सेट 0 डिग्री रीडिंग ऑन वर्नियर A। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम वर्नियर B पे रीडिंग कितना दिखा रहा होगा, 180 डिग्री दिखा रहा होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 180 होना चाहिए। अगर वर्नियर A पे 0 सेट किए हैं तो B पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है कि नहीं, सिंपल है। लूज द लोअर क्लैंप। अब क्या करना है, लोअर क्लैंप को लूज करना है,
डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड द पॉइंट पी, पी की ओर देखिए, लूज द लोअर क्लैंप को लूज कर दिए, और है जो क्या किए, टेलीस्कोप, चूंकि लोअर क्लैंप को लूज करने से क्या होता है, टेलीस्कोप 360 डिग्री से रिवॉल्व होता है, आपको याद होना चाहिए, है ना। सो लूज द लोअर क्लैंप एंड डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड द पॉइंट पी, क्लैंप द लोअर क्लैंप एंड बाइसेक्ट पॉइंट पी एक्यूरेटली बाय लोअर टेंजेंट स्क्रू। लोअर टेंजेंट स्क्रू का हेल्प लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एग्जैक्टली है जो पी को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, पी के बाइसेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, आपको पता है, अब अपर क्लैंप को क्या करेंगे, लूज करेंगे, अपर क्लैंप को लूज करेंगे, ठीक है। नाउ लूज द अपर क्लैंप, सब एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है ऊपर। नाउ लूज द अपर क्लैंप एंड टर्न द इंस्ट्रूमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को क्लॉकवाइज है जो मोड़ेंगे, है ना, क्लॉकवाइज अबाउट द वर्टिकल एक्सिस टुवर्ड्स द आर, आर की तरफ है जो मोड़ेंगे, टाइट द अपर क्लैंप एंड बाइसेक्ट आर एक्यूरेटली विद द टेंजेंट स्क्रू, विद द टेंजेंट स्क्रू। अपर क्लैंप को हम क्या करेंगे, लूज टाइट कर देंगे, और फिर टेंजेंट स्क्रू से धीरे 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 मूव करते करते आर को बाइसेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे आर को बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ नोट द रीडिंग ऑफ वर्नियर ए एंड बी टू गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, है ना। ए पे देख लीजिए रीडिंग, वर्नियर ए पे, वर्नियर बी पे, उसके बाद दोनों का एवरेज ले लेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। लूज द लोअर क्लैंप एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज टू साइड पी अगेन। अब क्या करेंगे, फिर से लोअर क्लैंप को लूज करेंगे और फिर से पी को देखेंगे, बाइसेक्ट पी एक्यूरेटली बाय यूजिंग लोअर क्लैंप टेंजेंट स्क्रू। फिर चूंकि मेथड क्या करना है, रिपीट करना है, मेथड है जो हमको रिपीट करना है। सपोज कीजिए शुरू में 0 डिग्री था, है ना, इधर आपका 0 डिग्री था, यहाँ पे 30 डिग्री था, सपोज कीजिए, फिर आपको यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो क्या होता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा, क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। सो लूज द लोअर क्लैंप एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज टू साइड पी अगेन एंड बाइसेक्ट एक्यूरेटली बाय यूजिंग द लोअर टेंजेंट स्क्रू, है ना। नाउ लूज द अपर क्लैंप देन टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज एंड साइड आर, फिर से क्या करेंगे, ये मेथड जो रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, बाइसेक्ट आर एक्यूरेटली बाय द अपर टेंजेंट स्क्रू। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द एंगल इज रिपीटेड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। जनरली कितना बार करते हैं, 3 बार फेस लेफ्ट से करते हैं और 3 बार फेस राइट से करते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, 3 बार फेस लेफ्ट से कर लेंगे और 3 बार फेस राइट से कर लेंगे, है ना। द एवरेज एंगल विथ फेस लेफ्ट विल इक्वल टू द फाइनल रीडिंग डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि फेस लेफ्ट से कितना लेना है, 3 रीडिंग लेना है, और फेस राइट से भी फिर कितना लेंगे, 3 रीडिंग लेंगे। फाइनली टेक द एवरेज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल ऑब्टेन्ड बाय एवरेज ऑफ फेस लेफ्ट एंड फेस राइट, है ना। फेस लेफ्ट एंड फेस राइट का जो आपका क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, वो दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो हमारा फाइनल एंगल है जो आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब है जो एडवांटेज है जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेथड हम डील कर रहे हैं तो उससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इसका एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एडवांटेज है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स एंड सेंटर्स आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग द मीन ऑफ बोथ द रीडिंग्स, ठीक है। सबसे पहली बात कि एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी होता क्या है, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी होता क्या है, और एरर ड्यू टू सेंटर्स क्या होता है ना। तो छोटू लोग, एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का डिफरेंस, वर्नियर ए और वर्नियर बी के डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर वर्नियर ए एंड वर्नियर बी दोनों के एंगल का डिफरेंस नॉट इक्वल टू 180 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी है, वो दोनों में क्या है, उसमें क्या है, एरर है, कुछ ना कुछ एरर है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ। सो एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स का कहने का मतलब है कि वर्नियर ए और वर्नियर बी के दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यदि इसमें एरर है तो नॉट इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या होगा कि वर्नियर ए और वर्नियर बी के एंगल का डिफरेंस यदि निकालेंगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा। पहला मीनिंग तो ये क्लियर हो गया। नाउ एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स एंड सेंटर्स। अब सेंटर क्या होता है, आपको पता है कि नीचे आपका मेन स्केल होता है और यहाँ पे ऊपर क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। इसी के ऊपर क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। अब वर्नियर स्केल 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, वर्नियर ए और वर्नियर बी, है ना। सो ये दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, दोनों का सेंटर कोइंसाइड करना चाहिए। ये अलग बात है कि वर्नियर का जो आपका डायमीटर होता है वो क्या होता है,
स्मॉलर होता है मेन स्केल से, लेकिन दोनों का जो सेंटर क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। अगर दोनों का सेंटर कोइंसाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, कुछ एरर हो रहा है। तो ही कह रहा है उसमें कुछ इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रहा है। एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स एंड सेंटर्स आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग द मीन ऑफ बोथ द रीडिंग। अब देखिए, यदि ये एरर इंट्रोड्यूस हुआ है, अब इसको दूर करना है, तो क्या करते हैं, फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन का क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। तो एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स एंड सेंटर से जो एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, कि एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी है जो कैसे रिमूव होगा। तो क्या करते हैं, मीन ऑफ बोथ रीडिंग है जो लेते हैं। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एलिमिनेटेड। इसमें क्या होगा, इनएक्यूरेट अगर बाइसेक्शन हो रहा था, ठीक है, अगर इनएक्यूरेट बाइसेक्शन हो रहा था, सही से बाइसेक्ट नहीं कर रहा था, तो उसके कारण जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है वो भी है जो इस मेथड में दूर हो जाता है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है प्रोसेस ना। थर्ड देखिए, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड ट्रूनियन एक्सिस आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ द फेस रीडिंग। क्या बात है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड ट्रूनियन एक्सिस क्या होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ, आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ कोलिमेशन और ट्रूनियन एक्सिस दोनों क्या होता था, लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर टू क्या होता था, ट्रूनियन एक्सिस होता था, ट्रूनियन एक्सिस होता था। आपको याद है, ट्रूनियन एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। सो कह रहा है एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट ऑफ कोलिमेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एरर हो रहा है, अगर एरर हो रहा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, है कि नहीं, यही होगा ना, यही होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। और जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस एरर को कैसे दूर करेंगे आप, उस एरर को दूर करेंगे बाय टेकिंग बोथ फेस रीडिंग, मतलब लेफ्ट फेस और राइट फेस दोनों ले लीजिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग द रीडिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किल। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोई सर्किल है, एक कोई क्या है, सर्किल है, ठीक है, मतलब अब इसमें क्या होगा कि अगर ग्रेजुएशन ही गलत है, ये जो ग्रेजुएशन मार्किंग है चारों तरफ, यही है जो आपका थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो गया है, सही से ग्रेजुएशन नहीं दिया गया, इनएक्यूरेट है। अब इसके कारण एरर इंट्रोड्यूस होगा, है ना, इसके कारण एरर इंट्रोड्यूस होगा। इसको दूर कैसे करेंगे, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, बाय टेकिंग द रीडिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किल। सपोज कीजिए शुरू में 0 से 30 डिग्री ले लिए, फिर 30 से 60 डिग्री ले लिए, फिर 60 से 90 डिग्री ले लिए, तो क्या देखिए, डिफरेंट पार्ट पे जो एंगल ले लिए, डिफरेंट पार्ट पे एंगल ले लिए, और तीनों क्या होगा, 30 डिग्री होगा। फिर क्या लेंगे, उसका मीन ले लेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन के कारण जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है वो भी है जो एलिमिनेट हो जाएगा, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। दिस वन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है, आपको पूछता है कि सोर्स ऑफ एरर इन थियोडोलाइट सर्वेइंग, क्या क्या सोर्सेस है। ये आपका एग्जाम में सेमेस्टर में भी पूछता है 6 मार्क्स में, कितना में, 6 मार्क्स में, कि सोर्स ऑफ एरर इन थियोडोलाइट सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग में कौन कौन सा सोर्स ऑफ एरर है, किसके कारण एरर इंट्रोड्यूस होता है, आपको पता है। इंस्ट्रूमेंट एरर, फर्स्ट क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट एरर होगा, सेकंड क्या होगा आपका, पर्सनल एरर होगा, थर्ड क्या होगा, नेचुरल एरर होगा। अब 1 बाय 1 करके देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट एरर में क्या, इंस्ट्रूमेंटल में क्या आएगा, पर्सनल में क्या आएगा, नेचुरल में क्या आएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल में क्या क्या आएगा आपको पता है, अभी हम लोग डिटेल किए थे। एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल आएगा। आपको सब पॉइंट है जो लिखते जाना है ना, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, नेचुरल, तीनों में क्या क्या पॉइंट आएगा लिखने जाना। एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये किसमें आएगा, इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है, नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी मैंने बोला कि क्या होगा, एलओसी नॉट परपेंडिकुलर टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, है कि नहीं। सो एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया। और क्या होगा, एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। आपको पता है कि अगर कोई एरर नहीं है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस होता है, लेकिन यदि एरर होगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन, है ना। सो टेलीस्कोप लेवल, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एओटी क्या होता है, पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है, एलओसी लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है, ये क्या होता है, पैरेलल होता है। लेकिन ये तब होता है जब एरर नहीं होता है, हैं? लेकिन यदि एरर होगा तो क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। तो वही कहता है एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन।
एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्किल वर्नियर, इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्किल वर्नियर, है ना। तो इसके कारण भी होगा, इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट के कारण भी होगा। एंड एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस, अभी मैंने बताया इनर एंड आउटर एक्सिस में यदि इसेंट्रिसिटी होगा तो क्या होगा, यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब दोनों का सेंटर है जो मैच नहीं करेगा। एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट ग्रेजुएशन हो गया, है ना। एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ द वर्नियर हो गया। तो सारा पॉइंट है जो पहले हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब किस में आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। ये सब आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है, ये सब आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। कुछ नहीं, एक बार सही से पढ़ना है, एग्जाम में लिख देना है जाके। एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब प्रश्न एरर में क्या क्या आएगा बताइए। प्रश्न एरर में क्या होगा, इनएक्यूरेट सेंटरिंग। आप थियोडोलाइट जहाँ पे लेफ्ट, जहाँ पे सेंटर कर रहे हैं वहाँ पे सही तरह के सेंटर ही नहीं कर पाए, इंस्ट्रूमेंट को सही तरह से सेंटरिंग नहीं कर पाए, तो क्या होगा, उसके कारण भी एरर इंट्रोड्यूस होगा। क्या होगा, प्रश्न एरर में वो आएगा। फिर इनएक्यूरेट लेबलिंग यदि कर दिए तो भी एरर इंट्रोड्यूस होगा, है ना। एरर ड्यू टू स्लिप ऑफ द लोअर क्लैंप, अगर लोअर क्लैंप स्लिप कर गया, लोअर क्लैंप यदि स्लिप कर गया तो क्या होगा, रीडिंग है जो एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। तो इस केस में भी क्या होगा, प्रश्न एरर हो गया। और एरर ड्यू टू मैनिपुलेटिंग ऑफ रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू। सपोज कीजिए कि जहाँ पर लोअर टेंजेंट स्क्रू मूव करना था वहाँ पर आप अपर टेंजेंट स्क्रू मूव करा दिए, तो क्या होगा, इसके कारण भी मिस्टेक हो जाएगा। बट एक किसके कारण हो रहा है, ये सर्वेयर के गलती के कारण हो रहा है, ये सर्वेयर के गलती के कारण हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको प्रश्न एरर बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको हम प्रश्न एरर बोलते हैं, ठीक है। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जर्व। सपोज कीजिए कि हमें ए पी क्यू आर 3 स्टेशन है और हमें बाइसेक्ट करना था किसको, पी को। पी यहाँ पे है और बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ है जो एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं। सो एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जर्व। एरर ड्यू टू पैरेलैक्स, ये तो जान भी करते हैं, पैरेलैक्स, है ना, पैरेलैक्स एरर तो जानते हैं। तो ये सब किस में आएगा, ये सब है जो प्रश्न एरर में आएगा। पैरेलैक्स में क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव पिक्स और आई पिक्स दोनों को क्या करते थे, फोकसिंग करते थे, फोकसिंग करते थे। नाउ नेचुरल एरर में क्या क्या आएगा बताइए। सो अनइक्वल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अरे वाह, क्या बात है, आपको पता है, लेबलिंग में पढ़ाया था, है ना, लेबलिंग में पढ़ाया था रिफ्रैक्शन करेक्शन, है ना, कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन पढ़ाया था। तो अनइक्वल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर जिस एनवायरमेंट में आप लेबलिंग थियोडोलाइट सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो उसके कारण भी कुछ है जो एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है। और चूंकि टेम्परेचर क्या है, नेचुरल फिनोमेना है, इसीलिए किस में आएगा, ये नेचुरल एरर में आएगा, है ना। अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ पार्ट्स ऑफ टेलीस्कोप एंड सर्किल ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंजेस। यदि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो उसके कारण यदि थियोडोलाइट का पार्ट्स है वो एक्सपेंड कर गया तो उसके कारण भी क्या होगा, कुछ है जो एरर इंट्रोड्यूस होगा, तो वो भी किस में आएगा, नेचुरल एरर में आएगा, क्योंकि टेम्परेचर के कारण है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल एरर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, है ना, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर। सो अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ ट्राइपॉड, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सपोज कीजिए जहाँ पे आपने ट्राइपॉड को सेट किया है, जहाँ पे आपने ट्राइपॉड को सेट किया है वो जो, और वहाँ पर का जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, वो क्या है, सैंडी सॉइल है। तो क्या होगा, एक ट्राइपॉड है जो सेटल कर जाएगा। ट्राइपॉड यदि सेटल कर गया तो क्या हो जाएगा, इसके कारण भी एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, नेचुरल में आएगा, क्योंकि हमारा जो सॉइल है क्या है, नेचुरल है, सॉइल है वो क्या है, नेचुरल सबस्टांस है ना। विंड प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन, है ना, विंड के कारण यदि इंस्ट्रूमेंट है जो वाइब्रेट कर रहा है तो भी क्या होगा, नेचुरल एरर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो नेचुरल एरर में कौन कौन आएगा, ये सब आएगा। तो याद रखना है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, प्रश्न एरर, नेचुरल एरर, तीनों में कौन कौन सा पॉइंट आएगा ये आपको लिखना है। उसके बाद कंपटीशन में 10 से 15 मार्क्स में पूछता है, 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और सेमेस्टर में 6 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स सर्वे, मतलब यूनिट 2 का सेकंड पार्ट, ट्रेवर्स सर्वे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। और आप अपना जो फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। दूसरी बात कि नीस एजुकेशन का आपको टेलीग्राम चैनल भी है ना, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे नीस एजुकेशन तो आ जाएगा, है ना। वहाँ पे है जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोई मैसेज कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। 6 सेमेस्टर में आरसीसी का पीडीएफ उस पर ऑलरेडी है जो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, उस पर ऑलरेडी है जो प्रोवाइड करा चुका हूँ आरसीसी का। तो 4th सेमेस्टर में है जो आपका सर्वेइंग का, एडवांस सर्वे का जो पीडीएफ है आपको नीस एजुकेशन को टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आप कोई स्टूडेंट है जो मैसेज मुझे करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग,
ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।